गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो वाला है दोस्तों, इसमें हम पार्ट 2 देखने वाले हैं ऑफ सेल बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम यहाँ पर इन डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से सीएसआई के सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन रहेंगे। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। आज की जो क्लास है ये एपिसोड 2 है सेल बायोलॉजी का। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूनिट चाहिए कि मैं उसका सॉल्यूशन पहले बनाऊं, या आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी यूनिट में इसके बाद लूँ सॉल्यूशन के लिए, वीडियो सॉल्यूशन के लिए, ये भी बताइएगा। अगर हम यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली आ रहा है हमारे सेक्शन बी से। दिस इज फ्रॉम सेक्शन बी टॉपिक से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, during the most common form of protein glycosylation in the ER, a preformed precursor oligosaccharide which is transferred as a complete unit to the asparagine residue in protein। देखो, जब कोई प्रोटीन ईआर में होता है तो उसका एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। इसे एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन में जो एस्पैरेजिन अमाइनो एसिड है, उसका जो अमाइनो ग्रुप है उस पे हम यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन कर रहे हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो इस प्रोसेस में 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ऐड होते हैं, 9 मेनोज ऐड होते हैं और 3 ग्लूकोज ऐड होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में टोटल 14 मोनोसेक्राइड्स ऐड होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये पूरा का पूरा एज अ स्ट्रक्चर इस पे ट्रांसफर किया जाता है। पहले ये जो पूरा कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, ये डॉलिकॉल नाम के मॉलिक्यूल पे होता है दोस्तों। फिर डॉलिकॉल से इसको एस्पैरेजिन पे ट्रांसफर किया जाता है। ये एक एंजाइम करता है, दैट इज नोन एज ओलिगोसेक्राइल ट्रांसफरेज। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये हमारे प्यारे से ईआर के अंदर ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया? विदाउट एनी डाउट बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ सीलिंग नेचर ऑफ रप्चर्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन की वजह से रप्चर हो गई है। अब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ हील कर सकते हैं, यानी कि जहां पर भी कोई दिक्कत आई है, जहां पर भी कुछ कट लगा है, उसको हील कर सकते। लेकिन इस कंडीशन में इनमें से कौन सी चीज इसका पार्ट नहीं होती है? तो कोवलेंट इंटरेक्शन इसका पार्ट नहीं होता है। रीजन बीइंग दोस्तों, जो हमारी लिपिड की बाइलेयर होती है उसके पास हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो अंदर की तरफ होती है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, इनके बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनते हैं, और इस हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की वजह से सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी आती है। आप इसको इसी तरीके से इमेजिन कर लो, अगर आप किसी पानी में ऑयल ड्रॉपलेट्स डालते हो तो वो ड्रॉपलेट्स साथ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक हिस्सा है वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स के थ्रू साथ में आता है, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन के साथ आता है, ना कि किसी कोवेलेंट इंट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। Let's move towards the next question. Which of the following statement best describes the snare protein complex in the vascular transport? देखिए दोस्तों, जब हम किसी प्रोटीन को ईआर से गोल्जी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमें पता है कि हम प्रोटीन टारगेटिंग करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल में टारगेटिंग करते हैं। तो जब हम को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग करते हैं और ईआर से जब हम किसी प्रोटीन को टारगेट करते हैं गोल्जी में, तो उस कंडीशन में ईआर से जब प्रोटीन गोल्जी पे जा रहा है तो उसकी वेसिकल के ऊपर वी स्नेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वी स्नेयर्स मतलब, वी मतलब वेसिकल, स्नेयर्स मतलब होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही जो गोल्जी होते हैं उसके पास टी स्नेयर्स होते हैं। टी स्नेयर्स मतलब टारगेट ऑर्गेनल के पास जो स्नेयर्स प्रेजेंट है वो होते हैं। अब ये दोनों जो स्नेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इन दोनों मेम्ब्रेन की, यानी कि वेसिकल और गोल्जी की मेम्ब्रेन को फ्यूज कराने में मदद करते हैं। तो ये जो यहाँ पर बेसिकली स्नेयर्स होते हैं दोस्तों, इनका काम होता है फ्यूजन ऑफ वेसिकल करवाना टू द टारगेट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डेफिनेटली सी बात है कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। विदाउट एनी डाउट सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ रहा है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी से। इस क्वेश्चन में यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपके सामने यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जिसको आपने इनोक्यूलेट किया है 10 ml ऑफ ब्रोथ में, और इसको ग्रो किया है 10 घंटे के लिए।
विद शेकिंग एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपने यहाँ पर 10 ml बैक्टीरिया को 10 बैक्टीरियल सेल्स को आपने 10 ml में इनोक्यूलेट किया और इसे 10 घंटे तक यहीं पे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। What will be the appropriate number of bacteria in the flask at the end of 10 hour? मतलब बोल रहा है T0 से लेकर T10 hours तक आपने इसे रखा है और जो बैक्टीरिया होता है वो हर 20 मिनट के बाद डिवाइड होता है दोस्तों, हर 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया डिवाइड होता है। तो इस कंडीशन में आपको स्पेसिफिकली बताना है कि इस बैक्टीरिया का 10 घंटे के बाद कितना नंबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो बैक्टीरियल ग्रोथ से रिलेटेड जब भी कोई फॉर्मूला, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना तो उसमें दो ही फॉर्मूला लगता है। एक होता है एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2n और एक यहाँ पर होता है एन इज इक्वल्स टू टी बाई जी। यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू टी बाई जी। एनटी मतलब होता है कि इस टाइम के बाद टोटल कितनी पॉपुलेशन है जो हमें फाइंड आउट करनी है। एन नॉट होता है इनिशियली हमने कितनी पुट की थी, जो हमारे पास वैल्यू है 10 सेल्स। 2 की पावर एन जो है, एन यहाँ पर हमें बताती है कि टोटल नंबर ऑफ जनरेशन इतनी देर में कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ जनरेशन अभी कितनी हुई वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो टोटल टाइम हमारे पास है 10 घंटे। अब 10 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का टाइम मिनट में है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 600 बाय 20। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू क्या मिल गई, 30 मिल गई। यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन जो है वो कितनी हो रही है, टोटल 30 हो रही है दोस्त। अब इसमें अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में हमने कितनी पॉपुलेशन ली, 10 ली, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर हम 30 कर लेते हैं। 30 का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ जनरेशन जितनी। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 2 की पावर 30 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 10 ब्रैकेट में 3। हम ये चीज भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसे देखोगे तो आप इसे ये भी लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 ब्रैकेट में 3। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर 10। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पर 10 की पावर 10 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो CSIR ने सेक्शन बी में पूछे। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन पूछे, देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रियल सिग्नल पेप्टाइड है जो कि एक प्रोटीन के ऊपर अटैच है। मतलब आपके पास कोई DHFR प्रोटीन है, इसकी जो एंड टर्मिनल है उस पर आपने सिग्नल सीक्वेंस ऐड कर रखा है और ये सिग्नल सीक्वेंस आपने माइटोकॉन्ड्रिया में टारगेट कर रखा है। मतलब इस प्रोटीन को आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है, ये सिग्नल सीक्वेंस आपको ये बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया वर आइसोलेटेड एंड अ फ्रैक्शन वाज ऑस्मोटिकली शॉक्ड ब्रीफली। कह रहा है कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया और फिर आपने यहाँ पर क्या किया, फिर आपने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट करके उसको ऑस्मोसिस शॉक दिया। ऑस्मोसिस शॉक देने की वजह से क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी। आपने जब माइटोकॉन्ड्रिया को शॉक दिया और जब माइटोकॉन्ड्रिया को अनट्रीटेड रखा, दोनों ही केस में आपने माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीएज से ट्रीट किया। यानी कि अब आपके पास क्या आ चुके हैं, अब आपके पास दो तरीके के माइटोकॉन्ड्रिया आ चुके हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया को आपने ऑस्मोटिक शॉक दे दिया और एक माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नॉर्मल है। दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया को आपने प्रोटीएज से ट्रीट किया, यानी कि एक एंजाइम ऐसा जो प्रोटीन्स को डिग्रेड कर सकता है। जब आपने ये सब किया उसके बाद आपको पता चला कि जो DHFR प्रोटीन है वो दोनों ही केसेस में इंटैक्ट रहा। यानी कि दोनों ही केसेस में प्रोटीएज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, प्रोटीएज उसे कहीं से भी कट नहीं कर पाए, DHFR को कहीं से भी कट नहीं कर पाए। मतलब DHFR वैसा का वैसा ही प्रेजेंट है। अब हाउ इज इट पॉसिबल कि DHFR वैसा का वैसा प्रेजेंट है, प्रोटीएज को उसे कट कर देना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये पक्की बात है कि ये जो प्रोटीन होगा साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं होगा, ना ही वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन की तरफ होगा, क्योंकि ना ही वो आउटर मेम्ब्रेन पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सबसे ज्यादा कांटेक्ट में है साइटोप्लाज्म के। अगर ये प्रोटीन बाहर की तरफ होता तो प्रोटीएज उसे आराम से कट कर देता। तो ये पक्की बात है कि यहाँ पर जो DHFR प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रियल की आउटर मेम्ब्रेन पे तो नहीं है।
दूसरी तरफ ये प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में फेसिंग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि इस तरफ भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये इस तरफ होती तो जब हमने ऑस्मोटिक शॉक दिया था तब प्रोटीएस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे आके इस प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता था। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह होती है उधर आ सकता था और उधर आके प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता, तो यहां पर भी नहीं हो सकता। सेम यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इनर मेम्ब्रेन में होता उस कंडीशन में भी अगर ये इस तरफ होता, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ होता, कभी भी प्रोटीएस ऑस्मोटिक शॉक वाली कंडीशन में इसे आके डिग्रेड कर सकता था। तो फाइनली हमें यहाँ पर श्योर क्या हो गया, फाइनली यहाँ पर ये श्योर हो गया कि प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है, इसलिए वो रेजिस्टेंट हो रहा है यहाँ पर प्रोटीएस ट्रीटमेंट से, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसे प्रोटेक्ट करके रखेगी। ऑस्मोटिक शॉक की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो डिसरप्ट हो गई, लेकिन इनर मेम्ब्रेन अभी भी प्रेजेंट है। तो इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन को प्रोटेक्ट करके रख रही है, इसलिए दोनों ही कंडीशन में जो आपको प्रोटीन है वो बिल्कुल इंटैक्ट मिला है, उसे कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है द कंपोजिशन ऑफ द टू मोनोलेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वाइट डिफरेंट। दिस लिपिड asymmetry is functionally relevant, especially in converting extracellular signals to intracellular। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा लिपिड जो होता है वो साइटोसोलिक साइट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर होती है। कुछ लिपिड्स आउटर लीफलेट की तरफ होते हैं, कुछ लिपिड्स इनर लीफलेट की तरफ होते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर जो इनर लीफलेट की तरफ लिपिड्स होते हैं वो इन चारों में से कौन से होते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक बहुत सिंपल ट्रिक से ये चीज याद करवा रखी है कि प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती के साथ बाहर रहती, यानी कि पीसी जो है स्फिंगोमाइलिन के साथ आउटर लीफलेट में रहता है, तो ये दोनों तो इनर लीफलेट में आ ही नहीं सकते। फॉस्फाडिटाइल सेरीन हमें पता है इनर लीफलेट में ही रहता है, वो बाहर जाता है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कंडीशन में, जैसे कि जब एपोप्टोसिस करानी हो। फॉस्फाडिटाइल आइनोसिटॉल जो है, आइनोसिटॉल आई मतलब इन ही रहता है, वो भी यहाँ पर इनर लीफलेट की तरफ ही रहता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्पेसिफिकली बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही चीज आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक लीफलेट की तरफ जो है वो फॉस्फाडिटाइल आइनोसिटॉल और फॉस्फाडिटाइल सेरीन जो है वो अंदर की तरफ होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्मिक लीफलेट की तरफ होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। लेट्स मूव टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि जब कोलेरा टॉक्सिन आपकी बॉडी में आता है, जिसे हम विब्रियो कोलेरा भी कहते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइनल सेल्स से सारा का सारा न्यूट्रिशन निकालता है और हमारा जो फीकल मेथड होता है उसमें न्यूट्रिशन निकल जाता है, ऐसी कंडीशन को डायरिया भी कहते हैं। तो कह रहा है कि जब कोलेरा टॉक्सिन आता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में क्लोरीन वगैरह लॉस होता है और हमारी बॉडी में वाटर भी रिलीज हो जाता है, जिससे डायरिया की कंडीशन होती है, जिसमें हमें लूज मोशन वगैरह लगते हैं। तो कह रहे हैं इस कंडीशन में हम ओआरटी रहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी लेते हैं, जिसमें पानी के साथ साथ ग्लूकोज एंड सॉल्ट दिए जाते हैं। सिर्फ सॉल्ट नहीं दिया जाता, क्यों ऐसा? हम पानी के साथ सॉल्ट के साथ साथ ग्लूकोज भी क्यों देते हैं, इसका क्या रीजन है? तो आइए इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। देखो ये जो है इंटेस्टाइनल के सेल्स हैं, जब हम यहाँ पर सोडियम लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं और उसके साथ जब हम ग्लूकोज लेते हैं, तो दोस्तों जो हमारा इंटेस्टाइन के सेल होते हैं उसके पास एक सिम्पोर्टर होता है। सिम्पोर्टर यानी कि जो दो चीजों को साथ में भेजेगा, तो सोडियम एंड ग्लूकोज सिम्पोर्टर होता है। ये दोनों के दोनों इंटेस्टाइनल सेल्स में आ सकते हैं और यहाँ से फिर इन दोनों को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाता है, यानी कि कैपिलरी में भेज दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर सोडियम और ग्लूकोज दोनों को बुलाया जाता है, बिकॉज सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स में। यहाँ पर एक बार वो इंटेस्टाइनल सेल्स में आ गए, फिर इनके साथ साथ पानी भी मूव करेगा, क्योंकि अगर सॉल्ट सेल के अंदर आ रहे हैं, सॉल्यूट सेल के अंदर आ रहे हैं, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आ जाएगा, जिसकी वजह से वाटर को भी सेल के अंदर आना ही पड़ेगा। और इसके बाद ये सारी चीजें जो है दूसरी तरफ से हम कैपिलरीज में पास कर सकते। तो इस रीजन की वजह से हम सॉल्ट के साथ साथ ग्लूकोज भी कंज्यूम करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो
अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आप यहाँ पर सेल डिवीजन करवा रहे हो और आपके पास सिंक्रोनाइजिंग मेमेलियन सेल्स हैं जिसको आपने यहाँ पर फ्रेश मीडियम में रखा है। पहले आपने उसे डबल थाइमिडीन ब्लॉक में रखा था, फिर आपने उसे फ्रेश मीडियम में रख दिया। अब आपने उसे 6 आवर्स तक रखा। आफ्टर 6 घंटे आपने इन सारे के सारे सेल्स को 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहली जगह को आपने किसी भी चीज से ट्रीट नहीं किया, दूसरी जगह को आपने प्रोटियोसोम इनहिबिटर से ट्रीट किया, तीसरी जगह पे आपने मायोसिन के इनहिबिटर से ट्रीट किया और चौथी जगह पे आपने नोकोडेजोल से ट्रीट किया। अब इन सभी कंडीशंस में सेल का क्या होगा? देखो, सबसे पहली कंडीशन में आपने किसी भी चीज से ट्रीट नहीं की है, तो ऑब्वियस सी बात है उस कंडीशन में सेल साइकिल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में सेल्स जैसे सिंक्रोनाइज वे में डिवाइड कर रहे थे वो वैसे ही डिवाइड करते रहे। दूसरी चीज, मायोसिन इनहिबिटर जो है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि मायोसिन करता क्या है। तो जब हमारा सेल फाइनली डिवाइड होने वाला होता है दोस्तों, तब उस केस में जब साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होने वाला होता है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है जिसकी वजह से ये सेल एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की सिंथेसिस मायोसिन करता है। अगर तुमने मायोसिन इनहिबिट कर दिया तो बाकी सारा प्रोसेस तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक सेल के पास ही 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। ये जो एक सेल है ये डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, इस एक सेल में ही 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, न्यूक्लियस बाकी सारी चीज हो चुकी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हो चुका है, लास्ट का साइटोकाइनेसिस। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? इस केस में यहाँ पर बाई न्यूक्लिएट सेल आ सकता है। अब सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बाई न्यूक्लिएट सेल्स बोले। लास्ट कंडीशन में आपने नोकोडेजोल डाला है। नोकोडेजोल क्या करता है? माइक्रोट्यूब्यूल को डीपोलराइज कर देता है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल को इंपैक्ट करता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स कब आते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं मेटाफेज स्टेज में, जब स्पिंडल फाइबर बनाने हैं हमें, और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने में मदद करे। तो अगर आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स को इंपैक्ट किया यानी कि आपने मेटाफेज को इंपैक्ट किया। मेटाफेज को इंपैक्ट करने का मतलब कि आपका सेल प्रो मेटाफेज में ही अरेस्ट हो जाएगा, वो मेटाफेज में भी नहीं जा पाएगा। जब सेल को यहाँ पे समझ में आ गया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बन पा रहे हैं, तो वो मेटाफेज में सेल बन ही नहीं पाएगा, मेटाफेज से पहले ही सेल साइकिल अरेस्ट लग जाएगा। क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिंथेसिस है वो शुरू हो जाती है प्रोफेज के एंड तक और मेटाफेज तक चलती है। तो तब तक यहाँ पर सेल पता लगा लेगा और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपने माइस के क्रोमोसोम को माइक्रोकोकल न्यूक्लियस से ट्रीट किया। माइक्रोकोकल न्यूक्लियस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट कर सकते हैं। अब कह रहे हैं इस कंडीशन में आपको क्या मिला? इन अर्ली स्टेजेस द रीजन हैव रेगुलरली स्पेस्ड न्यूक्लियोस। जब आपने अर्ली स्टेजेस में देखा तब जो न्यूक्लियोसोम्स थे वो रेगुलरली स्पेस थे। न्यूक्लियोसोम यहाँ पर कब बनते हैं? जब हिस्टोन डीएनए को रैप कर। लेकिन लेटर स्टेजेस में आके न्यूक्लियोसोम आर इरेगुलरली स्पेस्ड। जो न्यूक्लियोसोम है वो इरेगुलरली स्पेस हो गए, मतलब उनके बीच में बहुत जगह दिखने को मिल गई। तो इससे आप बेस्ट इंटरफेरेंस क्या कर सकते हो? आप इससे बेस्ट चीज क्या बता सकते हो कि बेस्ट क्या होगा? अब देखो, पहले न्यूक्लियोसोम रेगुलरली स्पेस थे, इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर सिंपली हो गया कि जो न्यूक्लियोसोम है वो कॉम्पैक्टली डीएनए को पैक करके रख रहे हैं। मतलब डीएनए इस कंडीशन में इनएक्टिव है, बिकॉज अगर आपको डीएनए से एमआरएनए बनाना है या आरएनए बनाना है, उस केस में आपको डीएनए को खोलना पड़ेगा। अर्ली स्टेजेस में डीएनए खुला नहीं हुआ, डीएनए टाइटली पैक्ड है। डीएनए टाइटली पैक्ड है, इसका मतलब डीएनए भी हेटेरोक्रोमैटिन का। हेटेरोक्रोमैटिन कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डीएनए टाइटली पैक्ड होता है। कुछ टाइम बाद आपने यहाँ पर देखा कि न्यूक्लियोसोम इरेगुलरली स्पेस थे। इरेगुलरली स्पेस का मतलब है कि डीएनए के बीच में डीएनए अब थोड़ा थोड़ा खुल गया है। तो डीएनए यहाँ पर खुल गया यानी कि डीएनए अब एमआरएनए आरएनए की सिंथेसिस कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये जिस डीएनए की मैं बात कर रही हूँ वो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन है। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन मतलब वो हेटेरोक्रोमैटिन भी बन सकता है, मतलब टाइटली पैक्ड भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, और वो क्यू क्रोमैटिन भी बन सकता है, एक्टिव भी हो सकता है जब उसे वैसे सिग्नल मिले।
तो यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, अर्ली स्टेज ये हमें सजेस्ट करती है कि डीएनए कॉम्पैक्ट है, रिप्रेस है और फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन कंडीशन। लेटर स्टेज ये बताती है कि क्रोमैटिन एक्सेसिबल हो चुका है, ओपन हो चुका है, तो जीन का एक्टिवेशन हो चुका है। तो ये केस फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन की कंडीशन में ही हो सकता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पर चलें तो अगला क्वेश्चन वंस अगेन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी से आ रहा है। इसमें आपके सामने बहुत सारी स्टेटमेंट्स रखी है। सबसे पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जब आप एंडोसाइटोसिस कर रहे हो उस कंडीशन में आप क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस करते हो। देखो डिफरेंट डिफरेंट वेसिकल्स होती है, कोप 1 कोप 2 वेसिकल्स, क्लैथरीन वेसिकल। तो जब हम क्लैथरीन वेसिकल्स को यूज करते हैं तो उसमें कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स आते हैं जो वेसिकल बनाने में मदद करते हैं और ये वेसिकल टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो। इससे मुझे पता चल गया बी ऑप्शन इज पक्का करेक्ट कि लो पीएच एनवायरनमेंट ऑफ अर्ली एंडोसोम लीड्स टू द डिसोसिएशन ऑफ कार्गो फ्रॉम इट्स रिसेप्टर अलाउइंग द रीसाइकल ऑफ रिसेप्टर्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है कि समझो आपने किसी भी रिसेप्टर के थ्रू किसी मॉलिक्यूल को अंदर लिया है। अब ये वेसिकल जो है, ये वेसिकल यहाँ पर अर्ली एंडोसोम के साथ जाके फ्यूज होती है। अर्ली एंडोसोम में पीएच का चेंज होता है। आप देखो कभी भी पीएच का चेंज होगा ना तो दो प्रोटीन का इंट्रैक्शन चेंज हो जाता है। तो अर्ली एंडोसोम में आके रिसेप्टर जो है सिग्नल मॉलिक्यूल को छोड़ देता है, सिग्नल मॉलिक्यूल वहीं छूट जाता है, या जो भी मॉलिक्यूल है लाइगेंड है वो वहीं छूट जाता है और रिसेप्टर का रिसाइकल हो जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। The late endosome which mature into lysosome are directly involved in the recycling of synaptic vesicle protein in neurons. क्वेश्चन यहाँ पर आपको कह रहा है सी ऑप्शन में कि जो लेट एंडोसोम यहाँ पर होती है वो यहाँ पर लाइसोसोम में मेच्योर होती है और वो रिसाइकलिंग ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखो जो साइनेप्टिक वेसिकल की रिसाइकल होती है दोस्तों वो किसी लाइसोसोम में जाके नहीं होती, वो यहीं पे ही होती है। वो यहाँ पर साइनेप्टिक टर्मिनल्स में होती है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह है वहां होती है, वो किसी लाइसोसोम में जाकर नहीं होती। तो सी ऑप्शन तो पक्का गलत। डी ऑप्शन बोल रहा है द मल्टीवेस्कुलर बॉडी पाथवे इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इंट्राल्यूमिनल वेसिकल विच सॉर्ट कार्गो फॉर डिग्रेडेशन इनटू द लाइसोसोम। कह रहा है कि जो मल्टीवेस्कुलर, यहाँ पर जो मल्टीवेस्कुलर हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक मल्टीवेस्कुलर स्ट्रक्चर का आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया। तो जो मल्टीवेस्कुलर पाथवे होता है इसमें इंट्राल्यूमिनल वेसिकल बनेगी, इसमें इंट्राल्यूमिनल वेसिकल बनती है जो कि कार्गो के सॉर्ट करने में मदद करती है सो दैट उसका यहाँ पर क्या हो जाए, सो दैट उसका यहाँ पर डिग्रेडेशन हो जाए। तो यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है दोस्तों वो भी बिल्कुल करेक्ट है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप यहाँ पर ऐसी देख भी सकते हो कि लेट एंडोसोम है, लेट एंडोसोम में दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट एंडोसोम में यहाँ पर मल्टीवेस्कुलर बॉडी बन रही है। ये जो मल्टीवेस्कुलर बॉडी है इसको यहाँ पर हम ले जाएंगे लाइसोसोम में फॉर द डिग्रेडेशन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSIR नेट के सॉल्व किए। वंस अगेन दोस्तों अगर आपको मेरे साथ जून के एग्जाम के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, दिसंबर के लिए तैयारी करनी है, गेट एक्सेल या गेट BT की तैयारी करनी है, तो बंसल बायोलॉजी पे 20% डिस्काउंट चल रहा है जिसका आज आखिरी दिन। और अगर आपको रिकॉर्डेड बैच के लिए पढ़ना है, दैट इज जून 2025 के एग्जाम के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए पढ़ना है, तो आप इसके लिए भी। I hope this session was really helpful for all of you. Thank you so much guys. Take care of yourself.